हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। आज हम नया एक्ट शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। ये जो चैप्टर है हम लोग बिजनेस लॉ केसी गर्ग और वी के सरीन की बुक में से कर रहे हैं। ये जो कमर्शियल लॉ का चैप्टर है ये बीकॉम, बीबीए और सीए फाउंडेशन के सिलेबस को कवर करता है। इसके साथ ही पंजाब यूनिवर्सिटी के जो सेकंड सेमेस्टर का बिजनेस लॉ है उसके सिलेबस को भी ये कवर करेगा। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स होता क्या है? Contract of sales is a contract whereby seller transfers agree to transfer property in goods to a buyer for a price। जिसमें जो सेलर है, जिसके पास जो ऑनरशिप है किसी भी चीज की, ठीक है, वो ऑनरशिप बायर को ट्रांसफर करना चाहता है। ऐसे नहीं करना चाहता, दैट इज फॉर अ प्राइस। किसी प्राइस के लिए वो उसको ट्रांसफर करना चाहता है। जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में दो तरह की सेल होती है। एक है एब्सोल्यूट सेल और दूसरी है एग्रीमेंट टू सेल या कंडीशनल सेल। दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले एब्सोल्यूट सेल क्या है? एब्सोल्यूट सेल उसे कहते हैं जिसमें जो ऑनरशिप है वो इमीडिएट ट्रांसफर हो जाती है सेलर से बायर को। ठीक है, हम लोग शॉप पे चीज लेने गए, सेलर ने हमें जो है गुड्स दी और हमने उसको पेमेंट की। इट मीन्स कि उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो ऑनरशिप है इमीडिएट सेलर से हमें ट्रांसफर होगी। नथिंग इज लेफ्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर। सो इसे हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट सेल। ठीक है, तो जैसे उसने कहा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि शॉप के केस में जैसे ही हमने गुड्स ली और उसको पेमेंट की सेलर को, तो वो गुड्स हमारी हो गई। तो कहने का मतलब है वो एब्सोल्यूट सेल है। अब इसी में पॉइंट आता है एग्रीमेंट टू सेल या कंडीशनल सेल। एग्रीमेंट टू सेल का मतलब है कि जिसमें गुड्स की प्रॉपर्टी इमीडिएट ट्रांसफर नहीं होती है, इमीडिएट ट्रांसफर नहीं होती है। इट शैल टेक प्लेस इन द फ्यूचर, जिसमें जो ऑनरशिप है इन फ्यूचर ट्रांसफर होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? कंडीशनल सेल या एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, तो सेलर से बायर को तब भी ओनरशिप ट्रांसफर होगी अगर वो कुछ कंडीशंस को पूरा करेगा। तो इसीलिए इसे कंडीशनल सेल भी कहा जाता है। तो क्या एग्रीमेंट टू सेल सेल बन सकता है? हाँ जी, सेल्स एग्रीमेंट टू सेल सेल बन सकता है। कब बनेगा, कैसे बनेगा? जैसे एग्रीमेंट टू सेल है, ए ने बी से कहा है कि मैं तभी आपको गुड्स ट्रांसफर करूंगा अगर आप मुझे एडवांस पेमेंट करोगे। अब बी ने क्या किया? उसे एडवांस पेमेंट कर दी, तो एग्रीमेंट टू सेल क्या बन गया? सेल। ए ने क्या किया? उसे गुड्स ट्रांसफर कर दी, तो जो कंडीशन थी पूरी होगी। कंडीशन फुलफिल होने पे वो एग्रीमेंट टू सेल क्या बन गया? सेल बन गया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स को वैलिड बनाने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं? तो फर्स्ट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। आप लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट कर रहे हो तो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जरूर पढ़ा होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हमने कंडीशन की है कि कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा अगर उसमें कंडीशंस पूरी होती हैं, ऑफर की, एक्सेप्टेंस की, देन फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज की, ठीक है, कंसीडरेशन की, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज की। तो उसी तरह से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तभी वैलिड होगा अगर उसमें ये सारी कंडीशंस पूरी होती हैं। ठीक है, सेकेंड इज टू पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए दो पार्टीज का होना जरूरी है। एक वो जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है, एक वो जो प्रॉपर्टी रिसीव कर रहा है। ठीक है, वन सेलर होना चाहिए और अदर पार्टी इज बायर। दोनों का होना जरूरी है और दोनों क्या होने चाहिए? डिफरेंट पर्सन होने चाहिए। कोई भी पर्सन अपने आप से चीज नहीं खरीद सकता। ठीक,
हाँ जी, हमें केस दिया हुआ है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एंड कंपनी का। तो इसमें क्या है कि कोई पार्टनरशिप फर्म थी, वो डिसॉल्व होगी तो उसके जो एसेट्स थे वो पार्टनर्स में डिवाइड कर दिए। अब टैक्स ऑफिसर कहता है कि जो पार्टनर्स हैं उनको सेल टैक्स लगेगा। ठीक है, तो कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि ये सेल है ही नहीं है, बिकॉज जो फर्म के पार्टनर्स हैं वो क्या है, ऑनर्स हैं, ज्वाइंट ऑनर्स ऑफ गुड्स हैं। ठीक है, जब वो गुड्स के ऑनर हैं तो वो अपने आप को थोड़ी गुड्स सेल करेंगे। तो यहाँ पे सेलर और बायर सेम पर्सन है, सो देयर इज नो सेल। ठीक है जी, और इसके अलावा यहाँ पे कोई कंसिडरेशन भी पास नहीं हुआ है। तो सेल करने के लिए जरूरी है 2 पार्टीज होनी चाहिए, एक सेलर होना चाहिए और एक बायर होना चाहिए। हाँ जी, पर कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस का मतलब ये है, इन केसेस में सेलर और बायर सेम पर्सन हो सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? यस। फर्स्ट इज अ केस ऑफ डेक्री। डेक्री के केस में क्या है कि जिस पर्सन के गुड्स हैं जिसको गिरवी रखा गया है तो उसमें वो खुद ही गुड्स को बाय कर सकता है। जैसे किसी ने अपना घर जो है वो डेक्री पे रखा हुआ है, अगर उस घर की नीलामी होती है, ऑक्शन होती है, तो वो खुद उसको बाय कर सकता है। सेकेंड इज अ पार्ट ओनर कैन सेल हिज शेयर टू द अदर पार्ट ओनर। ठीक है, एक घर है, घर के 2 मालिक हैं, 2 बेटे हैं, दोनों के नाम पे वो घर है, ए और बी के नाम पे। अब बी जो है वो ए को घर सेल कर सकता है। पार्ट ओनर कैन सेल टू द अदर पार्ट ओनर, ताकि वो उसका ऑनर बन सके। इसी तरह अगर गुड्स आपने प्लेज की हुई है, देन वो जो प्लेजी है वो बाय कर सकता है। एक फर्म के केस में जो पार्टनर है वो गुड्स को खरीद सकता है। ठीक है जी, अगर ऑक्शन में गुड्स सेल होती, जैसा हमने पहले पॉइंट बताया, तो उस केस में जो जिस चीज का मालिक है वो उसको बाय कर सकता है, मतलब वहां पे ऑक्शन बिड दे सकता है। एग्रीमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा अगर दोनों पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ है गुड्स को ट्रांसफर करने का। ठीक है, तो ट्रांसफर के लिए जरूरी है कि जो गुड्स हैं उसकी जनरल प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर होनी चाहिए। ठीक है, जब हम जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं तो दैट में बी विद फिजिकल पोजेशन और विदाउट फिजिकल पोजेशन ऑफ द गुड्स। ठीक है जी, देन फोर्थ पॉइंट है कि गुड्स का होना जरूरी है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या होनी चाहिए? गुड्स होनी चाहिए। गुड्स वो जिनकी प्रॉपर्टी हम लोग सेलर से बायर को ट्रांसफर कर सकते हैं। जब हम गुड्स की बात करते हैं तो इसमें एवरी काइंड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आती है। इसमें हम लोग एक्शनेबल क्लेम्स मनी नहीं लेते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या कि ट्रीज को सेल करने का एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, एग्रीमेंट क्या हुआ कि वो जो भी ट्री ग्रो करेंगे उनको कट आउट किया जाएगा, लैंड से सेपरेट करके बायर उसे ले जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए था? सेल ऑफ ट्रीज के लिए था। ठीक है, ये मूवेबल गुड्स हैं तो ये क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा। ठीक है, बट अगर हम डेट की बात करें, डेट को हम लोग गुड्स नहीं मानते हैं। हाँ जी, एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें होटल और जो रेजिडेंट कस्टमर्स हैं उसमें जो होटल क्या चार्ज कर रहा है वो कंसोलिडेट चार्ज कर रहा है। किस चीज के लिए? रहने के लिए और सर्विसेज के लिए प्लस सप्लाई ऑफ फूड के लिए। अगर कोई कस्टमर जो है फूड को नहीं रिसीव कर रहा है, इवन देन उससे सेम चार्जेस लिए जाते हैं, उसको किसी तरह का डिस्काउंट नहीं दिया जाता। तो क्या जो फूड को सप्लाई करना वो सेल ऑफ गुड्स है? क्या इसके लिए चार्जेस जो है लेस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि इट इज ओनली ए पार्ट ऑफ द सर्विसेज, दिस इज इंडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इंडिविजिबल है, जो कंसोलिडेट चार्ज लिए जाते हैं तो इसमें कुछ नहीं पता कि हम लोग फूड के कितने चार्जेस ले रहे हैं। सो इट डिड नॉट इन्वॉल्व एनी सेल ऑफ फूड। इसमें हम सेल ऑफ फूड नहीं मानेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कंसोलिडेट सर्विसेज चार्ज की जाती हैं तो उसमें अगर फूड सप्लाई किया जाता है तो फूड को हम गुड्स नहीं मानेंगे, दैट विल बी पार्ट ऑफ द सर्विसेज।
हाँ जी, जैसे कि हम जानते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए कंसिडरेशन का होना जरूरी है, उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स में भी कंसिडरेशन का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हमें, रेफ्रिजरेटर कंपनी सप्लाई न्यू रेफ्रिजरेटर फॉर ₹9,000 इन एक्सचेंज ऑफ द ओल्ड। ठीक है, अगर आप पुराना रेफ्रिजरेटर लेके जाते हो तो आपको नया रेफ्रिजरेटर मिलेगा जो वैसे 9,000 का है, बट अगर आप पुराना लेके जाते हो तो उसके साथ आपको 6,000 पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप प्राइस पे कर रहे हो प्लस आप एक्सचेंज कर रहे हो, तो इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन जो प्राइस की वो पूरी हो रही है। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो एग्रीमेंट टू सेल है, ठीक है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो इन फ्यूचर कंप्लीट किए जाएंगे, जबकि जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है जी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी या ओनरशिप, जब हम सेल की बात करते हैं तो उसमें जो प्रॉपर्टी है इमीडिएट ट्रांसफर हो जाती है सेलर से बायर को, बट अगर हम एग्रीमेंट टू सेल की बात करें तो इसमें जो प्रॉपर्टी है तभी पास होगी जब वो कंडीशंस पूरी होंगी। तो कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। हाँ जी, रिस्क ऑफ लॉस, अगर हम सेल करते हैं, ठीक है, गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो रिस्क किसका? बायर का। ठीक है जी, चाहे गुड्स सेलर के पोजेशन में है बट रिस्क किसका होगा? बायर का होगा। बट अगर एग्रीमेंट टू सेल है, किसी कंडीशन के पूरा होने पे ही गुड्स सेल होंगी, अभी वो कंडीशन पूरी नहीं हुई है, इट मींस ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, तो अगर गुड्स डिस्ट्रॉय होंगी तो किसकी होंगी? सेलर की होंगी। दोनों में डिफरेंस पता चल गया, क्योंकि जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें इमीडिएट ओनरशिप ट्रांसफर होती है तो रिस्क भी ट्रांसफर हो गया, बट इसमें अभी ओनरशिप ट्रांसफर होनी है तो रिस्क भी ट्रांसफर होना है। कंसिक्वेंसेस ऑफ द ब्रीच, ठीक है, ब्रीच अब दो तरह की है। अगर जो ब्रीच की गई है वो सेलर ने की है या बायर ने की है, तो पहला केस है कि अगर ब्रीच बाय सेलर है और एग्रीमेंट टू सेल का केस है। अब क्योंकि सेलर कह रहा है कि मैं गुड्स जो है सेल नहीं करूंगा, अभी ओनरशिप तो सेलर के पास ही है, तो बायर कुछ खास नहीं कर सकता, वो सिर्फ पर्सनल रेमेडी ही क्लेम कर सकता है। बट अगर सेल हो चुकी है, ओनरशिप बायर के पास जा चुकी है, ठीक है जी, अब अगर सेलर कहता है कि मैं गुड्स सेल नहीं करूंगा तो बायर उसे स्यू कर सकता है फॉर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स और डैमेजेस के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि बायर ओनर है, सो ही कैन स्यू फॉर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। इसी तरह से अगर बायर ब्रीच करता है, बायर कैसे करेगा? एग्रीमेंट टू सेल का केस है, बायर कहता है कि नहीं मैं गुड्स नहीं लूंगा, ठीक है ना, तो क्योंकि प्रॉपर्टी अभी सेलर के पास है, ठीक है, नहीं बायर ने मना कर दिया, सेलर किसी और को गुड्स सेल कर देगा, वो सिर्फ डैमेजेस ही क्लेम कर सकता है। बट अगर सेल हुई है, सेल के केस में गुड्स तो बायर की हो चुकी हैं, अब बायर कहता है कि मैं पैसे नहीं दूंगा, पेमेंट नहीं करूंगा, तो सेलर क्या करेगा? सेलर उसको स्यू करेगा। किस लिए स्यू करेगा? उन गुड्स के प्राइस के लिए। क्यों करेगा? क्योंकि ओनरशिप उसके पास ट्रांसफर हो चुकी है। अब पॉइंट है कि अगर इंसॉल्वेंसी होती है, इंसॉल्वेंसी किसकी होगी? बायर की होगी। बायर इंसॉल्वेंट हो गया, तो अगर सेल है, बायर इंसॉल्वेंट हो गया, तो सेलर क्या कर सकता है? सेलर, क्योंकि गुड्स तो बायर की है ना, सेल है, सेल में ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, तो सेलर क्या कर सकता है? सेलर को गुड्स की डिलीवरी देनी पड़ेगी, और जितना भी उसको मतलब कि रेटेबल डिविडेंड, पता है ना आपको, जब इंसॉल्वेंसी होती है तो 100% पेमेंट नहीं मिलती, कुछ परसेंट पेमेंट मिलती है, जो आप जर्नल एंट्रीज में भी करते हो, ठीक है, तो उसको रेटेबल डिविडेंड मिलेगा। बट अगर एग्रीमेंट टू सेल है, बायर इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, पेमेंट करने से पहले, क्योंकि ओनरशिप तो सेलर के पास है, तो वो क्या करेगा? वो गुड्स अपने पास रखेगा, उसको ट्रांसफर ही नहीं करेगा। इसी तरह से हम बात करते हैं अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है। अब सेल है, सेल के केस में सेलर इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है,
तो गुड्स सेल है ना, सेल के केस में गुड्स किसकी होगी, बायर की। इमीडिएट ट्रांसफर होती है ना ओनरशिप की, तो बायर क्या कर सकता है, अपनी गुड्स को रिकवर कर सकता है और उसे जितनी भी पेमेंट है वो करनी पड़ेगी। बट अगर एग्रीमेंट टू सेल है, ठीक है, सेलर इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, और बायर ने पेमेंट कर दी है, अब गुड्स भी सेलर की हैं, पेमेंट भी हो चुकी है, तो बायर सिर्फ रेटेबल डिविडेंड ही क्लेम कर सकता और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब पॉइंट आता है जनरल एंड पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का। एग्रीमेंट टू सेल जो है, इसमें राइट इन पर्सोनम है, मतलब कि सेल का राइट इन रेम है। दोनों में क्या डिफरेंस है? इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, बायर एंड सेलर वो एक दूसरे के अगेंस्ट सिर्फ रेमेडी ही क्लेम कर सकते हैं। ठीक है जी। बट अगर सेल होती है तो सेल के केस में जो बायर है उसको ओनरशिप का राइट है, ठीक है, और वो जो राइट है दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द होल वर्ल्ड। ठीक है, देन पॉइंट आता है राइट ऑफ रीसेल का। रीसेल का मतलब है कि क्या वो रीसेल कर सकता है, तो सेल के केस में सेलर जो है वो रीसेल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ऑनरशिप बायर के पास चली गई, उसके पास तो सिर्फ पोजेशन है। ठीक है जी, क्लियर है। बट एग्रीमेंट टू सेल के केस में सेलर जो है गुड्स को आगे सेल कर सकता है क्योंकि उसके पास गुड्स की ऑनरशिप है। हाँ जी, आज हम इतना ही टॉपिक कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंसेस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन पेमेंट, सेल एंड हायर परचेज एंड प्राइस का टॉपिक करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करें। हमेशा खुश रहें। थैंक यू।